बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने गासेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी और उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई भी स्फेयर है उसको हम चार्ज कर लें तो उस स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके बाहर क्या होती है, उसके सरफेस पे क्या होती है और उसके अंदर क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेटा के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट, कि अगर हम कोई शीट है उसको चार्ज कर लें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। तो पहले हम ये देखेंगे बेटा कि थिन शीट किसको कहा जाता है। बेटा, थिन शीट का मकसद होता है ऐसी शीट जिसकी थिकनेस बहुत ही कम हो। जैसे कोई पेज होता है, फॉर एग्जांपल, कि मैं किसी पेज का एक एग्जांपल ले लूं कि सपोज करें कि ये एक पेज है हमारे पास। देखिए बेटा, आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक पेज है। तो बेटा, ये जो पेज होता है इसकी थिकनेस बहुत ही कम है। ऐसी कोई भी चीज जिसकी थिकनेस बहुत कम हो, जैसे टिश्यू पेपर होता है। आप कह लें कि जो टिश्यू पेपर होता है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो ऐसी कोई भी शीट जो होती है उसको थिन शीट कहा जाता है। और इसके सिवा बाकी अगर कोई भी शीट है तो उसको थिक शीट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी और हो, कोई भी चीज हो आपके पास, तो उसको हम कहेंगे कि ये थिक शीट होती है। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर इस तरह से कॉमन कोई भी पेज होता है, तो कॉमन पेज जो होता है बेटा, जैसे ये एक पेज है हमारे पास कॉमन, तो ये पेज जो होता है ये एक थिक है। ठीक है, थिक का मकसद है जिसकी कोई थोड़ी बहुत थिकनेस हो। जैसे बुक होता है, बुक का पेज कह लें कि थिन होता है और बुक का जो कवर होता है वो थिक होता है। अब थिक और थिन शीट में फर्क क्या होता है चार्ज के हिसाब से। बेटा, जो थिक शीट होती है जब उसको हम चार्ज देते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक साइड पे बनती है क्योंकि वो थिक होती है। और जो थिन शीट होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे बनती है। मैं बनाता हूं इसको, थिक शीट और थिन शीट को। ठीक है बेटा, सपोज करें हमारे पास एक थिक शीट है बेटा। सपोज करें ये हमारे पास जो शीट है ये एक थिक शीट है। ये आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास थिक है। ठीक है, ऐसी शीट जिसकी थिकनेस अप्रिशिएबल होती है उसको कहा जाता है थिक शीट। अब अगर इसको हम यहाँ पे चार्ज करेंगे, इस साइड को चार्ज करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ एक साइड पे होती है। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक साइड पे होती है, जिस साइड को हम चार्ज करते हैं। दूसरी साइड पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। तो जो थिक शीट होती है उसको जब हम चार्ज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उसी साइड पे बनती है जिस साइड को हम चार्ज करते हैं। अगर हम थिन शीट लेते हैं बेटा, सपोज करें हम थिन शीट लेते हैं। थिन शीट जो होती है बहुत ही पतली होती है बेटा। ठीक है, और इस तरह से
जब उसकी एक साइड चार्ज करते हैं बेटा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड्स पे बनती है इस तरह से। ठीक है बेटा, तो दोनों में फर्क ध्यान में रखिएगा कि जो थिक शीट होती है उसको जब हम चार्ज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड पे बनती है, और जो थिन शीट होती है वो इतनी पतली होती है, जैसे टिश्यू पेपर को अगर हम चार्ज करेंगे, एक साइड पे भी चार्ज करेंगे, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों साइड्स पे बनेगी। उसकी एक साइड की चार्ज का असर दूसरी साइड पे भी महसूस किया जा सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि थिन शीट को अगर एक साइड से हम चार्ज करेंगे तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों साइड से होगी, उसकी दोनों साइड्स पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ये हो गई हमारे पास थिन शीट। ठीक है। अब अगर हमारे पास जो है वो इसका पैटर्न हम पढ़ते हैं कि जब हम किसी भी थिन शीट को चार्ज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किस तरह से बनती है या कैसे बनती है। ठीक है बेटा, सपोज करें बेटा हमारे पास एक इन्फिनाइट शीट है। इसमें सपोज करें हमारे पास एक इन्फिनाइट शीट है। इन्फिनाइट शीट का मकसद है जिसके एजेस ना हो। शीट हैविंग नो एजेस, ऐसी शीट जिसको एजेस नहीं होते। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, नॉट अ प्रैक्टिकल शीट बेटा। ये कोई प्रैक्टिकल शीट नहीं है बेटा कि प्रैक्टिकली हम इन्फिनाइट शीट नहीं बना सकते, क्योंकि इन्फिनाइट शीट का मकसद है जिसके एजेस है ही नहीं। ठीक है, जिसका कोई एंड, तो ऐसी शीट हम नहीं बना सकते। तो जो इन्फिनाइट शीट होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस शीट के बाहर हर जगह पे यूनिफॉर्म होती है बेटा। देखिए, सपोज करें मैं एक शीट बनाता हूँ, इसका कोई एज है ही नहीं बेटा, ये इस तरह से आगे जा रही, मीन्स नो एज, इसका कोई एज है ही नहीं। इसको जब हम चार्ज देते हैं बेटा, जब हमने इसको चार्ज दिए, चार्ज भी इसी तरह बेटा इसके ऊपर जाएगी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या बनेगी बेटा, यूनिफॉर्म बनेगी। ठीक है, इस तरह से इसके बाहर यूनिफॉर्म फील्ड बनेगी, लेकिन शर्त ये है कि वो इनफिनाइट हो, और इनफिनाइट जो होती है वो प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इनफिनाइट शीट की, तो इनफिनाइट शीट की कोई एज नहीं होती, और वो शीट थिन भी है, तो इसका मकसद है जब उसको चार्ज करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे बनेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो यूनिफॉर्म बनेगी बेटा। ठीक है। अब हम करते हैं, अगर फाइनाइट शीट है, फाइनाइट शीट है, ठीक है, शीट हैविंग एजेस, ठीक है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल केस है बेटा। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है कि एजेस होते हैं उसके। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एक्सेप्ट एजेस।
जिसके सिवा हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, इस तरह से होती है बेटा। अगर हम इस तरह से करें कि ये पास एक फाइनाइट शीट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है। एजेस जो होते हैं वहां पे नॉन यूनिफॉर्म बनती है बेटा, बाकी हर जगह पे जो बनती है वो यूनिफॉर्म बनती है। बेटा इस तरह से बनती है कि जो एजेस है वहां पे नॉन यूनिफॉर्म बनती है। बेटा ये एज है तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बनती है, और जो यहाँ पे साइड्स पे, ये साइड्स है बेटा, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म बनती है बेटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा कि जो इनफाइनाइट शीट होती है उसके एज नहीं होते, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म होती है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म कहाँ पे होती है? एज पे। जब एज नहीं होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म होगी। तो बेटा दो बातें हमने डिस्कस की। पहली बात हमने ये डिस्कस की कि थिक शीट होती है या थिन शीट क्या होती है। दूसरी हमने ये डिस्कस की कि इनफिनाइट शीट क्या होती है या फाइनाइट शीट क्या होती है, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, कि अगर कोई भी थिन शीट है उसको हम चेक करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे बनती है, उसका फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला हम ड्राइव, जिस तरह से कल हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई स्फेयर है, उस स्फेयर को हम चार्ज करेंगे तो उस स्फेयर की उसका किया था कि स्फेयर को अगर हम चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। कहेंगे कि अगर कोई थिन शीट है उसको हम चार्ज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किस तरह से, इनफाइनाइट जो शीट होती है, इनफाइनाइट शीट का फार्मूला हम करेंगे कि इनफाइनाइट शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे बनती है या किस तरह से बनती है। अब देखिए बेटा, सपोज करें कि हमारे पास एक ये इनफाइनाइट थिन शीट है। बेटा अब कंसीडर हम कौन सी कर रहे हैं? इनफाइनाइट कर रहे हैं, मीन्स उसका कोई भी एज नहीं होगा। इस तरह से आप सपोज करें कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, ये हो गई हमारे पास इनफाइनाइट शीट। अब इसको हमने कर दिया है, अब इसको हम चार्ज करते हैं और वन साइड को हमने चार्ज किया है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर एक साइड को चार्ज करेंगे, अगर एक साइड को चार्ज करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड्स पे रहेगी। और हम ये इनफाइनाइट कंसीडर करें, इनफाइनाइट का मकसद है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हर जगह पे यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि इसके एजेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब आपका क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर इसके तो एजेस है, जाहिर सी बात है, अब बोर्ड पे तो इनफिनाइट बन नहीं सकती, इसलिए तो सिर्फ कंसीडर ही किया जाता है, इसलिए बोर्ड पे एजेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोर्ड पे जाहिर है एजेस बनाने पड़ेंगे, इनफिनाइट तो बोर्ड पे बनेगी नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनता कि सर इसके तो एजेस है, आप तो कह रहे थे इनफिनाइट है, तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है, बाकी आप करें तो भले करें।
ठीक है। तो देखिए बेटा, ये इनफाइनाइट शीट है। इसका मकसद है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी हर जगह पे। ठीक है, ये इसकी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये इसकी बनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हर पे इस तरह से बेटा यूनिफॉर्म फील्ड बनेगी इसकी। ठीक है, ये बन गई हमारे पास थिन इनफिनाइट शीट और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पिक्चर भी हम लगा देते हैं इस तरह से। अगर आप इसको इस तरह से रखें तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास है। अगर आप देखें तो इसके अंदर भी ये हमारे पास एक इनफिनाइट शीट है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्क ये है कि इसमें जो है वो हॉरिजेंटल रखी गई और इसमें मैंने वर्टिकल रखी है। ठीक है, आप दोनों तरह से देख सकते हैं कि ये एक शीट है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज किया है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इस साइड पे भी बनती है और इस साइड पे भी बनती है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से चार्ज कर दिया। आप देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो पैटर्न इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, एक और में भी देख लेते हैं। ये भी देख ले, गॉसियन सरफेस का सेंस लिया गया है। लेकिन बहरहाल ये भी देखें, ये एक जो है वो थिन शीट है, इसको चार्ज किया गया है। कह सकते हैं कि थिन शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका पैटर्न जो होता है वो इस तरह से बनता है, या थिन शीट जो होती है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फिगर से कैलकुलेट करते हैं। इसमें कैलकुलेट करना समझना थोड़ा आसान रहेगा। सब करें बेटा, ये हमारे पास एक थिन शीट है, इसको हमने चार्ज किया। अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे गासेस लॉ। और गासेस लॉ कहता है कि जब आपको किसी भी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप एक गाजियन सरफेस ले। कल हमने देखा था कि हमने एक स्फेयर को चार्ज किया था और उसका गाजियन सरफेस बनाया था। आज हम इसके लिए कौन सा गाजियन सरफेस बनाएंगे? बेटा, कोई भी आप गाजियन बना सकते हैं, स्फेयर बना सकते हैं, सिलेंडर बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, आर्बिटरी शेप का बना सकते हैं। लेकिन जो इस तरह से शीट होती है उसके लिए सबसे बेस्ट जो चॉइस होती है वो होती है गाजियन सरफेस। जो होता है वो सिलेंडर जो होता है वो बेहतर होता है। तो जब हम बेटा किसी भी शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते वक्त हम हमेशा गाजियन सरफेस जो लेते हैं वो सिलेंडर लेते हैं, उससे सिलेंडर पास करवाते हैं शीट। अब सपोज करें बेटा कि इस पॉइंट पी पे, सपोज करें ये एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट पी पे, पॉइंट
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। बेटा ये शीट है, इस शीट से पॉइंट पी है, थोड़ा दूर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मैं देखना चाहता हूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, किस चीज पे डिपेंड करती है। बेटा याद रखिएगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे होती है। तो जैसी पॉइंट पी एक साइड पे होगी, वैसी पॉइंट पी दूसरी साइड पे भी होगी। क्योंकि शीट होती है ना बेटा, आप इसको इस तरह से देखें कि अगर ये शीट है, इसको हमने चार्ज किया हुआ है बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी इस साइड पे होगी वैसी इस साइड पे होगी। अगर एक पॉइंट पी मैं यहाँ पे लेता हूं, तो वैसी ही पॉइंट पी यहाँ पे भी होगी, क्योंकि दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ऐसी होती है। तो हमें दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। जब पॉइंट इस पी का कैलकुलेट करते हैं, पी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज करें एक पॉइंट इससे 10 सेंटीमीटर दूर है, तो दूसरी इससे 10 सेंटीमीटर दूर होगी, जिसपे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी। क्योंकि ये शीट है, इसकी दोनों साइड फील्ड बनती है, मींस इसमें दो ऐसी पॉइंट होगी जिन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। एक पॉइंट पी इस साइड पे होगी, एक पॉइंट पी इस साइड पे होगी। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, जब आप पॉइंट पी यहाँ पे लेते हैं तो आपको पॉइंट यहाँ पे भी लेनी होगी। मैं सेम लाइन पे ले रहा हूँ बेटा, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो एक पॉइंट पी बेटा, एक पॉइंट पी यहाँ पे भी होगी, ये पॉइंट पी है, और इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पी और इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी, क्योंकि दोनों होती है बेटा। जब दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो दोनों साइड की पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये एक शीट है, इसको हम चार्ज करेंगे, इसकी इस तरह भी बनेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह भी। अगर एक पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर इस साइड पे है, तो एक पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर इस साइड पे होगी, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे गाजियन सरफेस। और गाजियन सरफेस हम बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सपोज करें ये एक सिलेंडर है जो हम पास करवाते हैं इस शीट से। ये एक सिलेंडर है बेटा, इस सिलेंडर को हमने पास कर शीट से। ठीक है, ये सिलेंडर है, ये इस तरह से बेटा पास होगा, ये इस शीट से पास होता है। और सिलेंडर का बेटा एंड उसी पॉइंट से गुजरेगा जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बेटा। ये हमने कल डिस्कस किया था कि गाजियन सरफेस को वहां से गुजरना चाहिए जहां से जो है वो गाजियन सरफेस को वहीं से गुजरना चाहिए जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब ये सिलेंडर बेटा, ये जो है ये गुजरा है यहाँ से। ठीक है, अब ये सिलेंडर हमने करवाया है इस शीट से। सिलेंडर का ये हिस्सा इस पॉइंट से गुजरे और ये हिस्सा इस पॉइंट पी से गुजरेगा। अब देखिए, इस पूरे सिलेंडर के हुए दो हिस्से। सिलेंडर इस तरह से होता है बेटा, सिलेंडर इस तरह से होता है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप इस तरह से होता है, सिलेंड्रिकल शेप इस तरह से होता है बेटा। ठीक है, इसका एक ये बेटा प्लेन एरिया होती है,
और ये प्लेन एरिया होती है, इस साइड पे भी प्लेन एरिया होती है, ये कर्व्ड साइड है बेटा। सिलेंडर की ये साइड्स कर्व्ड होती है, ये प्लेन होती है, ये प्लेन होती है। जैसे आप समझे कि हमने ये सर इसे पास करवाया, ये सिलेंडर पास करवाए से, तो ये जो फेस है इससे फ्लक्स ये गुजर रहा है और इससे फ्लक्स ये गुजर रहा है बेटा। दोनों एंड से फ्लक्स गुजरेगा बेटा। पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स गुजरेगा बेटा, यहां से फ्लक्स गुजरेगा इज इक्वल टू ई डेल्टा ए, क्योंकि बेटा ये प्लेन, और यहाँ से फ्लक्स गुजरेगा, ये गुजरा डेल्टा ए। और ये जो होता है इस साइड्स का बेटा एरिया वेक्टर ये होगा। तो इन साइड के ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो इनके दरमियान एंगल कौन सी होगी, 90 डिग्री। तो इस साइड पे फ्लक्स जो होगा बेटा जीरो, कर्व्ड साइड से फ्लक्स जीरो होगा बेटा। कर्व्ड साइड का एरिया वेक्टर ये है, देयर फॉर फ्लक्स का जीरो होगा। आप इसको इस तरह से देखें कि ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर की इस तरह से हम जब गुजारते हैं तो बेटा कर्व्ड साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसका एरिया वेक्टर ये होगा बेटा। एरिया वेक्टर के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 होगी। तो कर्व्ड साइड से फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स सिर्फ कहां से गुजरेगा, इन दो साइड से गुजरेगा बेटा। एक फ्लक्स इस साइड से गुजरेगा, एक फ्लक्स इस साइड से गुजरेगा बेटा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रो कर्व्ड साइड्स इज जीरो। फ्लक्स फ्लक्स only passes through two plane sides of cylinder। एक फ्लक्स इस साइड से गुजरेगा, एक फ्लक्स, अब यहाँ का इसका एरिया वेक्टर ये होगा और इस साइड का एरिया वेक्टर ये होगा। सिर्फ दो साइड से फ्लक्स गुजरेगा, तो टोटल फ्लक्स इसके अंदर हो जाएगा, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हो जाएगा इज इक्वल टू इस साइड का ई डेल्टा ए, बॉटम वाले का इसका ई डेल्टा ए, प्लस इन साइड का जो फ्लक्स होगा ये जीरो होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू टू ई डेल्टा ए हो जाएगा। तो इस क्लोज्ड सरफेस से जो हमने सिलेंडर की तरह पास करवाया है, फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा टू ई डेल्टा है। बट अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ फ्लक्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टू डेल्टा है इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। कल हमने पढ़ा बेटा चार्ज डेंसिटी का फार्मूला। चार्ज डेंसिटी का फार्मूला कहता है कि किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया बेटा। तो Q हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया। तो आप रखोगे
इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया अपॉन 2 डेल्टा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फार्मूला आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। ई शीट डिपेंड्स पर, इस पे डिपेंड करती है बेटा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिपेंड, इसके ऊपर ज्यादा चार्ज दोगे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। E is equal to sigma upon 2 epsilon naught is used when charge is deposited on one side ओनली। जब एक साइड पे चार्ज डिपॉजिट की जाती है तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इफ बोथ साइड्स आर चार्ज, अगर दोनों साइड को चार्ज कर दे, ये तो एक साइड को चार्ज हमने किया, अगर एक साइड को चार्ज किया तो दोनों साइड पे फील्ड बनी, और कितनी बनी, इतनी। अगर दोनों को कर देंगे तो डबल बनेगी, तो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन, अगर दोनों साइड को हम चार्ज करेंगे ना तो साइड दोनों की बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब दोनों साइड को चार्ज करेंगे। अगर एक साइड को करें तो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बेटा, और इसकी जो ई होती है बेटा, इसकी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट आर से मीन्स डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है फार्मूला। इसका मकसद है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस से। इसका डिपेंड नहीं करती, therefore E of infinite sheet is uniform everywhere। हर जगह पे क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। तो आप कह सकते हैं बेटा कि अगर कोई भी थिन शीट है उसको हम चार्ज करते हैं, तो अगर उसकी एजेस को छोड़ के, ये फार्मूला एजेस पे वैलिड नहीं होगा प्रैक्टिकल केसेस में, क्योंकि एजेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, और ये फार्मूला यूनिफॉर्म का, और इसकी यूनिफॉर्म जो होती है वो एजेस के सिवा बाकी जगहों पे यूनिफॉर्म होती है, इसलिए ये फार्मूला वैलिड रहेगा। कल डिस्कस है।